इस समय पूरे भारत में जनगणना कार्य की तैयारी जोरों पर है। तो आज हम चर्चा जनगणना 2026-27 की करेंगे। पहले जनगणना के बारे में बात करने से पहले आपको यह बताते चलें कि जनगणना कार्य क्यों आवश्यक है। भारत एक विशाल, विविधतापूर्ण और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में नंबर 1 है। ऐसे में देश के प्रभावी शासन, संतुलित विकास और संसाधनों के उचित वितरण के लिए हमें सटीक जनसंख्या की जानकारी होनी आवश्यक है और यह कार्य जनगणना के माध्यम से हम पूरा करते हैं। अब की बार की जनगणना कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। बात को अब और आगे ले जाने से पहले कि हम भारत में जनगणना का इतिहास भी समझते चलें। लेकिन भारत में जनगणना का इतिहास समझने से पहले हम विश्व में जनगणना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें तो विश्व में सबसे पहले जनगणना का साक्ष्य जो मिला है वह प्राचीन काल में बेबीलोन में मिला था। बेबीलोन का मतलब जो इराक के पास मेसोपोटामिया का क्षेत्र था, वहाँ पर जनगणना का साक्ष्य मिलता है। लेकिन अगर हम पुरानी बातों को छोड़ दें, अगर आधुनिक बात करें तो आधुनिक और व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत 1749 में स्वीडन से मानी जाती है और बाद में 1790 में अमेरिका में की गई। अब हम यदि भारत की बात करें तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में शुरू की गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था। लेकिन 9 साल बाद 1881 में नियमित दशकीय जनगणना शुरू हुई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था, जिसे हम सज्जन रिपन के नाम से भी जानते हैं। तब से आज तक भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। लेकिन 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण यह स्थगित कर दिया गया था, जिससे लगभग 1 दशक से भी अधिक समय तक देश के पास जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। इस कारण से अब की बार की जनगणना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अब की बार की जनगणना के क्रम की बात करें तो ये 16वें नंबर की जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो यह 8वें नंबर की जनगणना होगी। अब की बार की जनसंख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, अर्थात इसमें खास क्या है, अब हम इसकी एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर हम इसकी पहली खास बात बताएं तो यह भारत की पहली ऐसी जनगणना है जो पूरी तरह से डिजिटल होगी, अर्थात मोबाइल ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा। इससे डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया तेज, सटीक और पारदर्शी होगी। यदि हम इसके अगली विशेषता की बात करें तो अब की बार जनगणना में नागरिकों को यह सुविधा दी गई है कि वह अपनी स्वगणना स्वयं कर सकते हैं। अपनी जानकारी वह सबसे स्वयं ऑनलाइन भर सकेंगे। इससे समय और त्रुटि दोनों कम होगी। और अगर मैं अगली विशेषता की बात करूं तो अब की बार जाति आधारित जनगणना होगी, जिसके कारण सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। डेटा को डिजिटल सर्वर पर सुरक्षित रखने से विश्लेषण और उपयोग को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। अब की बार भारत में जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग चरण होगा। इसका तात्पर्य यह है कि इस चरण में प्रत्येक घर का सर्वेक्षण किया जाएगा और यह जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि घर कच्चा है या पक्का है, पानी, बिजली, रेडियो, शौचालय जैसी सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, और इसके उपरांत प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। उसमें उनका नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार, धर्म, भाषा के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के निर्देशन में होता है। इसके लिए जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया है।
यह पूरी जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन संपन्न होती है। अब हम इसके महत्व पर चर्चा करते हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में योजनाएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। संसाधनों का न्याय संगत वितरण में सहायक होता है। निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण भी जनसंख्या के आधार पर ही होता है। लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों का भी इसी से आकलन किया जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर की तुलना और विश्लेषण करने में भी ये सहायक होता है। अभी तक हमने जनगणना के इतिहास की बात किया, उनकी महत्व के बारे में बात किया। अब इसके साथ इस जनगणना के साथ ही कुछ कठिनाइयां भी हैं, कुछ हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। वह चुनौतियां या कठिनाइयां क्या हैं, अब हम एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे। अगर हम पहली बात करें तो डिजिटल साक्षरता दर की कमी है। अगर हम बात करें तो आज भी सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल माध्यम से अपनी गणना करने में या डिजिटल का प्रयोग करने में कठिनाई होती है। अगर मैं वहीं पर दूसरी बात करूं तो डिजिटल डेटा जो इकट्ठा किया जा रहा है उसका कहीं दुरुपयोग न हो, इसको लेकर भी मन में शंका होती है और कुछ लोग इस पर शंका जाहिर भी करते हैं। वहीं पर अगर तीसरे बात करें तो इतनी बड़ी जनसंख्या का सटीक आकलन करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं पर अगली बात करें तो हमने देखा है कि कुछ लोग लगातार गांवों से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। ऐसे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना भी मुश्किल होगा। वहीं पर हर व्यक्ति अपनी सही जानकारी दे, ये भी संभव नहीं होता है। वह आशंकाओं से घिरा होता है, इसलिए वह अपनी सटीक जानकारी भी देने से बचता है। अब हम इसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं जो हमसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर अब की बार की जो 2026-27 में जनगणना हो रही है, यह भारत की 16वीं जनगणना है और अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो यह 8वें नंबर की जनगणना होगी। यह जनगणना कार्य 2021 में होने वाला था, क्योंकि 2011 में पिछली बार हुआ तो 10 साल बाद होता था, 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण यह टल गई थी। अगली अगर तथ्य की बात करें तो यह गृह मंत्रालय के अधीन पूरा कार्य होता है। इसके लिए एक पद सृजित किया गया, रजिस्ट्रार एवं जनरल आयुक्त, और इसके लिए एक जनगणना अधिनियम 1948 भी बनाया गया है। और यह जनगणना कार्य जो है अब की बार 2 चरण में होगी। पहले चरण में मकान का सूचीकरण होगा, यह अप्रैल 2026 से शुरू है और इसका दूसरा चरण जनसंख्या की गणना फरवरी 2027 में होगी। अगर वहीं पर सामान्य क्षेत्रों के लिए हम लें तो इसके लिए हमारी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है, लेकिन वहीं पर ठंडे इलाकों के लिए यह 1 अक्टूबर 2026 ही तय की गई है। अगर बात करें तो यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। और वहीं पर अगर जाति जनगणना की बात करें तो 1931 में पहली बार जाति जनगणना हुई थी और लगभग 90 साल बाद फिर अब की बार जाति जनगणना होगी। अब की बार इस जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है और अब की बार पहली बार पेपरलेस डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अब की बार की जो थीम है वह प्रगति और विकास रखी गई है। इसी जनगणना के आधार पर भविष्य में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का भी परिसीमन होगा। तो यह कुछ बातें जनगणना से संबंधित थी जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।